इस वजह से ये सवाल नहीं, मैं ये शुभकामना देती हूँ कि विपक्ष की सीटें हमेशा 99 पे ही रहे। अच्छा बोला मैंने। किताबें लिखने का वक्त मिल जाता है, आपके पास मंत्रालय था, लाल सलाम 2021 में आई थी, किस सोच के साथ आपने उस किताब को मोड़ दिया? लाल सलाम तो मैं 10 साल मेरी कल्पना का हिस्सा था। जब कोविड आया तब मैंने उस कल्पना को कागज और कलम के माध्यम से उतारा। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगा कि मुझसे अपेक्षा की जाती है कि या तो मैं किसी के भाषणों का संग्रह लिखूंगी, या किसी की अपेक्षा अपने भाषणों का संग्रह बनवाऊंगी, अथवा किसी की अपेक्षा ये होती है कि मैं कोई पॉलिटिकल सोच का कोई मुद्दा उठाऊंगी। मैं चाहती थी कि लाल सलाम एक काल्पनिक दुनिया का हिस्सा ही सही, लेकिन रियल लाइफ इंस्टेंसेस से कहीं ना कहीं प्रेरित हो। मैं एक टेलीविजन डिबेट का हिस्सा थी जिसमें किसी की एक बहुत ही नेगेटिव सोच पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, उससे उत्तेजित होकर मैंने लाल सलाम लिखी थी। तो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस विशेष जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज में सर्व करते हैं, उनका और पुलिस का किस प्रकार से अथवा समन्वय होता है, या फिर उनको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उस पर प्रेरणा पाकर मैंने ये किताब लिखी थी। ये एक थ्रिलर है, नॉवल है एक्चुअली। ना अध्यात्म से जुड़ी है, ना इसका कोई पॉलिटिकल एंगल है। तो ये भी लोगों को चौंका गया था जब लोगों ने कहा आपने थ्रिलर लिखी है। फिर जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल चलाते हैं, मैंने उनसे कहा क्योंकि उनकी और हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है, अगर तुम पढ़ो ये किताब और मुझे बताओ, तो वो शायद आश्चर्यचकित थे कि मैं किताब लिख सकती हूँ। अच्छा, वो आश्चर्यचकित थे इस बात को लेकर? हाँ, शायद मैं जिस पॉलिटिकल पृष्ठभूमि से हूँ, लोग कहते हैं कि हम अंग्रेजी अच्छा नहीं बोलते अथवा लिखते अच्छा नहीं, तो अंग्रेजी में किताब छपा दी। बहुत सारे लोगों को जानकारी यहाँ पर नहीं होगी, स्मृति जी को तकरीबन 9 भाषाओं का ज्ञान है। तो ये इतनी भाषाएं कहाँ से सीखी आपने? क्योंकि एक जो भाषा सीखने में यहाँ पर पसीने छूट जाते हैं, 9 भाषाओं का ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है। मेरे परिवार में कई लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो 2 भाषाएं तो एक वर्तमान में सीख रही हूँ, एक सीखने का प्रयास किया था, 2 विदेशी भाषाएं। हमारी प्रादेशिक भाषाओं में से लगभग 7 बोल लेते हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, और आपको भी जब भी इनके अलग अलग प्रोग्राम देखने होंगे, आप जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पर या अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यमों पर। कार्यक्रम अंत करने की इजाजत मांग रहा है, लेकिन चलते चलते स्मृति ईरानी अगर अपने आप को परिभाषित करना चाहें तो उनके भीतर क्या है जो दूसरों से उनको अलग बनाता है? आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए या आप जैसा बनने के लिए यहाँ पर जो युवा पीढ़ी बैठी हुई है उनको क्या करना? किसी की तरह मत बनो, जो खुद हो उसी में अपने आप को और निखारो। जो युवा पीढ़ी को ये बोलता है ऐसा बनो वैसा बनो, वो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। तो अगर मुझे परिभाषित करना है तो मैं किताब हूँ, हर पन्ना पलटोगे तो कुछ नया पाओगे। क्या बात है! और उस किताब में बहुत सारे सुनहरे अक्षरों में लिखे गए शब्द भी मिलेंगे। उस किताब में हास्य का भी एक वो होगा चैप्टर। उस किताब में ट्रेजेडी और कॉमेडी के साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वैलर होगा, कोई एडवेंचर होगा, थोड़ा बहुत थ्रिल होगा, और थोड़ा थोड़ा अध्यात्म भी होगा। आपने हास्य की बात कर दी, लेकिन आपको जानने वाले लोग कहते हैं कि बहुत कड़क मिजाज है, किसी से भी भिड़ जाती हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। मैंने जानबूझकर एक छवि बनाई जो काफ़ी टफ दिखने वाली छवि है, क्योंकि जब आप महिला एडमिनिस्ट्रेटर के नाते कुछ करना चाहती हैं तो आप नहीं चाहती कि लोग आसपास आपके विषय को हल्के में लें। तो अगर मैं एक नो नॉनसेंस मिनिस्टर के रूप से जानी जाती हूँ, तो वो भी एक हैपेंस्टेंस नहीं है, वो भी जानबूझकर गढ़ा गया एक मानचित्र है। अब मैं आखिरी सवाल पे आ जाती हूँ। एक पत्रकार के तौर पर मैगजी में हमने देखा आपने किस तरह से वहां पर काम किया, पिता को किताबों के लिए आपने प्रेरित किया, वहां पर आपने उनकी मदद की, फिर टीवी की दुनिया में, फिर राजनीति में आई, मंत्रालय संभाला, फिर टीवी की दुनिया में वापस गई। कोई अभी ऐसा सेक्टर बाकी है जिसमें स्मृति ईरानी को कि ये छूट गया है, इसको और पूरा कर देना है? मैं प्राइवेट सेक्टर में भी लौटी और पिछले 1 साल में मैंने 2 स्टार्टअप्स को मेंटोर किया। उसमें से एक स्टार्टअप की अभी वैल्यूएशन आई है एक इन्वेस्टमेंट बैंक से, और वो वैल्यूएशन लगभग 200 करोड़ की है। तो आप में से कोई अगर स्टार्टअप में मेंटरशिप चाहता है तो वो भी मदद मैं कर सकती हूँ।
दोनों मेरे स्टार्टअप्स, एक स्टार्टअप की 200 करोड़ की वैल्यूएशन हुई है और दूसरे स्टार्टअप में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आई है लगभग $10 मिलियन की। तो क्या बात है, यहाँ से जाकर मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग आने वाले हैं आपके पास। एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, मैंने देखा जब मैं पश्चिम बंगाल गई थी 2021 की, उस समय आपके अलग अलग कार्यक्रम मैंने अटेंड किए थे, वहां पर जाकर फटाटेदार बंगाली में बोलना, गुजरात में जाकर गुजराती में बोलना, यूपी में आप वहां से चुनाव जीती, उत्तर प्रदेश में जाकर बिल्कुल शुद्ध हिंदी जिसमें दूसरी भाषाओं का कोई मिश्रण नहीं होना, जब आप अंग्रेजी बोलती हैं, तो अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें, भाषा सीखने के लिए क्या होना चाहिए? उसके पीछे राज ये है कि मेरे दादा जो अनडिवाइडेड पंजाब था विभाजन से पहले, वहाँ से हैं पंजाबी, लेकिन वो सेटल हुए उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में। दादी मेरी महाराष्ट्र है, नानी मेरी डुबरी असम से है, नाना मेरे बंगाल से है, पति मेरे गुजरात से हैं। और आपके घर में कोई बहू आई है, शायद वो दक्षिण भारत से है। वो हाँ, हमारे लार्जर फैमिली ग्रुप में आई है बहू दक्षिण भारत से। अभी तो किसी का ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ कि मुझे सास के रूप में झेल ले, बेटे का अभी तक ब्याह नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से जिस दिन होगा, अगर वो भी कोई अलग भाषा बोलेगी तो आप यकीन मानिए कि मैं भी आपको उसी भाषा में बात करते हुए नजर आऊंगी। अब भाषा की ये जो विविधता है वो अपने आप में अद्भुत है। स्मृति जी, भारत को आगे बढ़ता हुआ बार बार प्रधानमंत्री जी 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं, तो उसके लिए हमारी युवा पीढ़ी, क्योंकि इनके सामने शिक्षा की समस्या है, रोजगार को लेकर अक्सर ये लोग सवाल खड़े करते हैं, महंगाई पर बातचीत होती है, इन सबको लेते हुए आगे बढ़ने के लिए युवाओं को किस तरह से आप प्रेरित करना चाहेंगी कि विकसित भारत का ये जो सपना प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, उसमें ये अपनी भूमिका किस तरह से निभा सकते? मेरा एक निवेदन है, वो सब युवा पीढ़ी के लोग जो टेक्नोलॉजी से परिचय रखते हैं, आज आप टेक्नोलॉजी कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, आप सब टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर्स हैं। आप में से कौन है जो टेक्नोलॉजी का इजाद कर सकता है? इनोवेशन की दृष्टि से विशेष जो हमारा सॉवरेन टेक्नोलॉजी है वो बना सकता है। अगर किसी में ऐसी काबिलियत है तो उसका निश्चित रूप से आपको समर्थन करना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वावलंबी होना चाहिए देश को, वो मात्र एक चीज़, एक वस्तु अथवा एक डिवाइस की बात नहीं करते। स्वावलंबन का बहुत बड़ा योगदान अगर हम देना चाहें उस दृष्टि से तो टेक्नोलॉजी का रहेगा। तो विशेषतः वो नौजवान जो टेक्नोलॉजिकली इंक्लाइन है, मेरा उनसे आग्रह है कि आप विशेष रूप से टेक्नोलॉजी को तवज्जो दें। दूसरा मेरा आग्रह है कि कई लोगों को ये भ्रम है कि युवा पीढ़ी देश के लिए क्या करे। देश के लिए ना सही, आप जिस गली मोहल्ले में रहते हैं, क्या उसके लिए पहले कुछ कर सकते हैं? आपकी गली में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको जो स्कूल का ड्रॉप आउट है या जो अडल्ट एजुकेशन पाना चाहता है, क्या उसकी मदद कर सकते हैं? आपकी गली में अगर कोई महिला है जो सूक्ष्म व्यापार करती है लेकिन उसे ये नहीं आता कि बैंक में जाकर हायर क्रेडिट कैसे ले, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? आप खुद जब गाड़ी चला रहे हैं तब रेड लाइट ना क्रॉस करें या सड़क पे ना थूकें या कचरा ना फेंकें। तो मैं हमेशा कहती हूँ, बी अ सिटीजन that is worthy enough for a soldier to go and perform their duties at the border. Can you be that? If you are that much, वही एहसान है देश को। हमारे सामने पहली पंक्ति में एक ऐसे सज्जन बैठे हैं जिन्होंने देश की सालों साल सेवा की है। अगर हम उनके लिए कुछ कर सके ना, वो सिर्फ इतना है कि देश में नियम कानून का पालन करो, भेदभाव मत करो, महिला और बड़ों की इज्जत करो। अगर वो कर लिया तो जो हम देश के बारे में गीत गाते हैं ना, वो भी गाने की जरूरत नहीं है। देश अपने आप में लहला रहा होगा, अपने आप में सब विकास का गीत गाएंगे। और यकीनन, और देश की सेवा करने के लिए जरूरी नहीं है कि हर किसी को मौका मिले बॉर्डर पर ही जाने का। तो आप इस तरह से भी जो बातें आपने कही है उसके जरिए भी देश की सेवा, एवरी सोल्जर ऑन द बॉर्डर, दैट्स इट। उतना कर दो तो बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। और अपने सपने को कैसे पूरा करें? स्मृति जी, जब हम आपको देखते हैं तो हमने देखा